हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं घटना चक्र मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। इसमें हम जितने भी पीवाईक्यूज हैं हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे कवर करेंगे, और ये सारे ही जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ colonial rule in India, home charges formed an important part of the drain of wealth from India. Which of the following fund constituted home charges? तो एक home charges लगाया जाता था और ये drain of wealth from India का एक बहुत ही important part बताया है। तो पूछा गया है कि ये जो funds है ये कहाँ से लिए जाते थे। पहला है fund used to support the Indian office in London। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। तो ये जो फंड था ये इसलिए लिया जाता था जिससे कि ये क्या कर सके, इंडिया का जो ऑफिस है लंदन में उसको सपोर्ट किया जा सके। दूसरा है फंड्स यूज टू पे सैलरीज। इस फंड को सैलरीज को पे करने के लिए और पेंशन देने के लिए, किसकी, जो ब्रिटिश पर्सनल थे उनको देने के लिए, यहाँ पर उनको भारत के जो कामों जिन्हें इंगेज करके रखा हुआ था ब्रिटिश ऑफिसर्स को, उनकी सैलरीज और पेंशन के लिए यहाँ पर इस फंड का वो यूज करते थे। थर्ड है फंड्स यूज्ड फॉर वेजिंग वॉर आउटसाइड इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो ये नहीं था, वॉर के लिए ये नहीं यूज करते थे, सिर्फ इंडियन ऑफिस जो लंदन में था बाहर और ब्रिटिशर्स की सैलरी और पेंशन के लिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड आपका सही है कि जो होम चार्जेस है और होम चार्जेस से रिलेटेड वो जो भी फंड्स को कलेक्ट करते थे वो इन दो चीजों में वो उनका यूज करते थे। ओके, होम चार्जेस रेफर टू द एक्सपेंडिचर कौन कौन से, जो इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लंदन में बनाया हुआ था। होम चार्जेस में क्या क्या आता था देखो, परचेज ऑफ मिलिट्री स्टोर्स, एक्सपेंडिचर और इंडियन ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, interest on railway capital investment, non-effective charges of the army, pension and the gratuity payable in England to retired civil servant of the company, funds used for waging wars outside India by the British but not including in home charge। तो ये नहीं आता था, बाकी ये सारी चीजें आती थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। The staple commodities of export by the East India Company from Bengal the middle of the 18th century। तो उसमें क्या क्या आता था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपोर्ट करती थी बंगाल से। तो उसमें आता था आपका कॉटन, कॉटन तो सभी को पता है, सिल्क, सॉल्ट पीटर और ओपियम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर, ओपियम, ये सारी चीजें 17 और 18 सेंचुरी से, मतलब इस टाइम पर बंगाल से शुरुआत हुई थी इनकी सप्लाई करने की, मतलब इनको एक्सपोर्ट किया जाता था। जो कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी और फिर बाहर यूरोप में जाके इनको बेचती थी। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं तो इनको याद रखना, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पीटर और ओपियम। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म इंपीरियल प्रेफरेंस वॉज अप्लाइड टू द। तो जो ये टर्म है इंपीरियल प्रेफरेंस, इसका मतलब क्या था, स्पेशल प्रिविलेज ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इंपीरियल प्रेफरेंस का क्या मतलब था, स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडिया, के मतलब जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते थे ब्रिटिश इंपोर्ट पर भारत में रहकर, was applied for special privilege on British imports in India. Based on of this privilege, normal duty was paid on British import in India, while India exports paid duty high। देखो, अगर इंडिया से कोई चीजें बाहर कोई बेचना चाहता है तो उसमें बहुत तगड़ा टैक्स लगाया जाता था, जिससे कि वो बाहर जाके उसे बेचने की सोचे ही ना। लेकिन अगर ये ब्रिटिशर्स कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं भारत में, ओके, तो वहां पर बहुत ही मामूली सा टैक्स, एकदम ना के बराबर, जिससे कि वो इजीली अपने प्रोडक्ट को भारत में आके बेच सके। Question number 4, there was no independent development of industries in India during British rule because of the, कोई भी इंडिपेंडेंट किसी भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाया भारत में जब ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो ऐसा क्यों था, प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड। ओके, द प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड, क्योंकि वो ज्यादातर किस में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो लैंड में इन्वेस्ट कर रहे थे। During British rule, preference was given to investment in land by a wealthy class is the reason for no independent development of industries. Question number 5. Economically, one of the result of the British rule in India in the 19th century was the, तो यहाँ पर है कि बहुत ज्यादा, अगर 19th सेंचुरी की बात करें तो जो एक रिजल्ट देखा गया ब्रिटिश रूल में
इकोनॉमिकली, तो वो था कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो चुका था किसका, इंडियन एग्रीकल्चर का। इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो चुका था 19th सेंचुरी में। फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि वो सिर्फ क्या लगाए, कैश क्रॉप्स लगाए। और कैश क्रॉप्स क्या होती है, जिन्हें आप बाहर बेच सकते हैं, जैसे गन्ना हो गया, कोई इतने सारे गन्ने घर पे तो खा नहीं सकता है, तो कैश क्रॉप जिन्हें बेच के एक अच्छी खासी अमाउंट हाथ लगे, विच वर इम्पोर्टेड टू ग्रेट ब्रिटेन एज रॉ मटेरियल। और या फिर रॉ मटेरियल की तरह इनको ग्रेट ब्रिटेन में इनको इम्पोर्ट, मतलब ग्रेट ब्रिटेन वाले वो इनको इम्पोर्ट कर लिया करते थे कैश क्रॉप को। कॉटन हो गया, सिल्क हो गया। द पीरियड ऑल्सो सो डिक्लाइन इन अर्बन पॉपुलेशन। यहाँ पर देखिए जो अर्बन पॉपुलेशन है उस पर काफी डिक्लाइन देखा गया, डिस्ट्रॉय हो गई, जो डोमेस्टिक फैक्ट्रीज थोड़ी बहुत थी वो भी डिस्ट्रॉयड हो गई। इंडियंस स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स फॉर कमर्शियल यूज। अब जो इंडियन क्रॉप्स लगाते थे वो सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए लगाते थे, एक बड़े लार्ज स्केल पे। 19th century agriculture become commercial due to the reason of the modern agriculture equipment। यहाँ पर इस टाइम पे मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स आ गए थे, उन्होंने भी काफी ज्यादा मदद करी एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन में। ब्रिटिश रूलर्स फोर्स्ड फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो एंड अदर कैश क्रॉप। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर्स को फोर्स करते थे कि आप इंडिगो उगाओ या फिर दूसरे कैश क्रॉप्स उगाओ, जिसे वो एज अ रॉ मटेरियल यूज करते थे। मतलब यहाँ से लेके जाते थे वो अपने ब्रिटेन, यूरोप, और वहां पर फिर उनको गुड्स में कन्वर्ट करके, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके फिर वापस आके और दुगने महंगे दामों में बेचते थे। एज अ रिजल्ट अब हुआ क्या, जो अर्बन पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो गई, शहरों में तो फैक्ट्रीज बची ही नहीं है, तो वापस कहाँ जाएंगे, वो गाँव गाँव में जाएंगे और वहां पर अपना खेती बाड़ी करेंगे, क्योंकि फ्यूचर तो वही दिख रहा है। Question number 6. Which of the following statement correctly explain the impact of industrial revolution in India during the first half of the 19th century? तो यहाँ पर आपको बता रही है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पूछा गया है कि द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया, ये जो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का, उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे का क्या इम्पैक्ट था भारत के अंदर। तो वो था इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पर यून पूरी तरह से खराब हो चुके थे, खत्म हो चुके थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट 19th सेंचुरी में। क्योंकि सब लोगों को क्या चाहिए, इंडस्ट्री वाली, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है तो लोगों को मशीन की चीजें ज्यादा पसंद आती है, हाथों की चीजें पसंद ही नहीं आएंगी फिर, तो जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो उस पर बहुत बुरा असर पड़ा था। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश पॉलिसीज हैव टर्न इंडिया एज एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, बाहर से अच्छे अच्छे मशीनों से प्रोडक्ट बना के लाते थे और भारत में बेचते थे। वो थोड़े सस्ते भी पड़ते थे हैंडीक्राफ्ट, तो लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन न्यू मशीन वर इन्वेंटेड। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो ब्रिटेन में चल रहा था तो वहां पर नई नई मशीन आ रही थी जिनको वो यूज करते थे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और ये जो प्रोडक्ट थे ये हाथों के बने प्रोडक्ट से काफी सस्ते होते थे, साथ में गुड क्वालिटी के होते थे, मतलब लोगों को कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है। आज भी होता है ना, हाथ की चीजें हम पसंद नहीं करते होता जितना हम मशीन वाली चीजें पसंद करते हैं। तो इसलिए ऐसा हो रहा था। तो जो इंडिया की जो मार्केट थी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे वो बहुत, मतलब उनका कोई अब डिमांड में नहीं रह रहे थे। ऑलरेडी दे वर अनेबल टू सेल इंडियन गुड एट ब्रिटेन बिकॉज ऑफ हाई टैरिफ ऑल दिस यूज ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। तो इस तरह से जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट थी उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, हु इंट्रोड्यूस मरारी सेटलमेंट। तो ये इस्तेमारी सेटलमेंट कौन लेकर आया था, तो लेकर आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट 1793 जिसे इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसी को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ये एक तरह का एग्रीमेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और जो बंगाली लैंडलॉर्ड्स थे उनके बीच में, एक रिवेन्यू को फिक्स करने के लिए। टू बी रेज्ड फ्रॉम लैंड, जो कहाँ से आता था, रिवेन्यू तो लैंड से ही आता था उस टाइम पे। इसको हम इस्तेमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी या विश्वेदारी भी बोलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल स्टूड ऑन द फॉलोइंग फीचर। अब देखिए क्या क्या चीजें आती थी इसके अंदर। It recognized the landlord as the proprietor of the land. It also recognized the right of the hereditary successor or lawful successor of the land. The government believed that these landlords would remain faithful to the Britishers. तो ये जो landlords है ना, ये इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया करते थे और उम्मीद करते थे कि ये ब्रिटिशर्स के लिए क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे। और इन लैंडलॉर्ड्स के पास राइट होता था, राइट टू ट्रांसफर और सेल देयर लैंड। All the rights of the landlord dependent on their payment on the fixed revenue or fixed date at the treasury of the government। कि भाई उनको सिर्फ इतना मतलब होता है कि इस टाइम पे आपको महीने के एंड में या महीने के शुरू में आपको हमें इतने पैसे लाके इतनी पेमेंट कर देनी, एक फिक्स्ड रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को चाहिए। ऑल द राइट्स एंडेड इफ दे फेल टू पे। और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, वो जो पर्टिकुलर जो फिक्स्ड रेवेन्यू जो फिक्स किया गया है सब लैंडलॉर्ड्स के लिए कि इतना आपको लाके देना है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो तभी के तभी जो ये एग्रीमेंट है ये कैंसिल हो जाएगा।
द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड बाय ईच लैंड फॉर हिज जमींदारी वाज फिक्स्ड वंस फॉर ऑल। तो ये एक बार जरूर फिक्स होता था कि उसको कितना लैंडलॉर्ड को कितना पे करना है गवर्नमेंट को। इट वाज एग्रीड दैट द टैक्स रेट वुड नॉट इंक्रीज इन द फ्यूचर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो ध्यान रखना कि जो परमानेंट सेटलमेंट है इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था, और इसी परमानेंट सेटलमेंट के बहुत सारे नाम थे, मालगुजारी, इस्तेमरारी, ठीक है, जागीरदारी। क्वेश्चन नंबर 8, given below are two statements, one is labeled as assertion and the other as reason। तो पहला है the British government introduced different land revenue system in different part of the India। ठीक है, तो इसमें पहला जो सेशन है वो ये कहा गया है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इंट्रोड्यूस किए थे डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और ये कहाँ किए थे, इंडिया के मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उनको इंट्रोड्यूस किया था। तो पहला सेशन ये है। अब उसका रीजन देखते हैं क्या दिया हुआ है। इट लेड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन पीजेंट्री। तो उसका रीजन भी सही है, क्योंकि हर जगह एक जैसे पीजेंट्स नहीं थे ना, एक तरह की सॉइल थी, लैंड थी, तो उस पर फसल भी आप एक जैसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और फिर ना उससे रिवेन्यू एक जैसा उम्मीद कर सकते हैं। तो ये असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी ए की। ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलो डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लेके आए थे, जिसमें आपका परमानेंट सेटलमेंट है, रियोतवारी है, मालवाड़ी है। परमानेंट सेटलमेंट आपका ज्यादातर आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और यूपी वाले एरिया में देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर 90% एरिया एंटायर ब्रिटिश इंडिया का आता था। मतलब जो ब्रिटिश इंडिया का जो 19% जो एरिया है वो किसको फॉलो करता था, परमानेंट सेटलमेंट को फॉलो करता था। बात करें रियोतवाड़ी की, तो ये आपको मद्रास में देखने मिलेगा और कुछ पार्ट मुंबई के, तो साउथ वाले एरिया में देखने के लिए मिलेगा। और रियोतवाड़ी में 51% एरिया आता था। वहीं बात करें ईस्टर्न बंगाल की, असम की, कुर्ग, मालवाड़ी, तो ये 30% सिस्टम आता था इसमें। सेंट्रल प्रोविंस पंजाब। It is clear that because of this, different classes were created in Indian peasantry। इंडियन peasantry में भी आपको बहुत सारी क्लासेस देखने के लिए मिलेगी। सबके बस की नहीं है कि वो इतना टैक्स दे सके, इतना रिवेन्यू दे सके, तो सबके हिसाब से जो रिवेन्यू था उसको फिक्स किया हुआ था। ध्यान रखना, परमानेंट सेटलमेंट में कितना एरिया आता था, 19%, और ये रियोतवाड़ी में 51% सबसे ज्यादा सीमा आता था, और महालवाड़ी में 30%। क्वेश्चन नंबर 9, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अभी हम पीछे पढ़कर आए थे, इसे कौन लेकर आए थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 10, और ये याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और साथ में कौन कौन से एरिया में हमें देखने के लिए मिलता है ये, तो ये यूपी के एरिया में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और परमानेंट सेटलमेंट को इजारेदारी बोलते हैं, मालगुजारी बोलते हैं, जमींदारी भी बोलते हैं। तो ये इसके सारे नाम ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10, परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है इसमें एग्रीमेंट किसके साथ किया जाता था, तो ये लैंडलॉर्ड्स के साथ किया जाता था। परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद किसके साथ, फिर से जमींदार, वही लैंडलॉर्ड जमींदार, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 12, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। तो कौन लेकर आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 13, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। बहुत बार पढ़ चुके हैं, जो हमारे प्रीवियस पार्ट्स हैं उनमें 1793 में आया था ये सिस्टम। Question number 14, the tendency for increased litigation was visible after the introduction of the land settlement of Lord Cornwallis in 1793। The reason for this is normally traced to which of the following reason। तो ये है none of the above statement। इसमें से अभी कोई भी statement सही नहीं है। Question number 15 पे आते हैं। अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, ध्यान रखते रहना, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट कब आया था, 1793 में आया था। जमींदार वर रिक्वायर्ड, जमींदार को जरूरत थी किस चीज की, टू इशू पट्टास टू द फार्मर। इस सिस्टम के अंदर जो जमींदार था वो फार्मर्स के लिए पट्टा इशू करता था, विच वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय मेनी ऑफ द जमींदार। लेकिन इसमें क्या होता था, बहुत सारे जमींदार ऐसे थे तो जो इस पट्टे को रिलीज नहीं करते थे, इशू नहीं करते थे। इसका क्या रीजन था, देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द जमींदार, जिससे कि वो अपनी ना साइड वाली कमाई करवा सके, क्योंकि वो जितने पट्टे बनाएगा, जितने पट्टे इशू करेगा, उन सबका तो रिकॉर्ड बन जाएगा, तो वहां से तो वो जितना ले रहा है ब्रिटिशर्स की नजरों में आ जाएगा। तो ये साइड वाले काम थे, तो इसीलिए जिससे कि उस पर कोई ऑफिशियल चेक ना हो सके और वहां से भी उसकी इनकम होती रहे। द रीजन फॉर नॉट इशूइंग पट्टा बाय मेनी जमींदार वाज देयर वाज नो ऑफिशियल चेक, क्योंकि कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं बनेगा तो उसका कुछ चेक भी नहीं होगा, वहां से जो पैसा आ रहा है ना कोई उसके बारे में पूछेगा। They were only required to give 10/11 89% of the revenue collection to the officer। तो यहाँ पे ये 89% जो भी revenue मिलता था उसका 89% या 10/11 पार्ट उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था।
क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन बिहार। तो बिहार के पर्सपेक्टिव से इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है परमानेंट सेटलमेंट को लेकर, वो हमें बताना है। पहली है द जमींदार वर डिप्राइव्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड। दूसरी स्टेटमेंट है द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड वाज मेड हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर द जमींदार। थर्ड है लैंड रेवेन्यू वर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड। और फिर थर्ड है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। तो यहाँ पर जो आपका सही स्टेटमेंट होगा, सही आंसर है वो है आपका लैंड रेवेन्यू वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बिहार से रिलेटेड है, अब इसका देखो रीजन पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। इन बिहार परमानेंट सेटलमेंट इंश्योर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर द कंपनी। क्योंकि यहाँ पर देखो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी तो कैसे हो जाएगा, अगर परमानेंट सेटलमेंट है तो जमींदारी को तो अबॉलिश आप कर ही नहीं सकते हो। बाकी देखो दो स्टेटमेंट क्या थी, जमींदार को उनकी ऑनरशिप से निकालते थे, ऐसा भी कुछ नहीं था। जो राइट था ऑनरशिप का लैंड का वो हेरिडिटरी बना दिया था, ट्रांसफरेबल फॉर द जमींदार, तो ये भी करेक्ट नहीं है। हाँ, लैंड रेवेन्यू को क्या कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया था। ये आपका सी सही होगा क्योंकि उसको फिक्स कर दिया था। परमानेंट सेटलमेंट एंड रियोतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली इन। तो परमानेंट सेटलमेंट और रियोतवाड़ी सेटलमेंट कहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी, मैंने आपको बताया था बंगाल और मद्रास में। परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी और यूपी। वही रियोतवाड़ी की बात करें तो ये आपको साउथ में मद्रास में, मुंबई में देखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18, in the dash rights of the tenant on land in Bengal and Bihar were given by the Bengal Tenancy Act। तो ये जो बंगाल टेनेंसी एक्ट है ये कब आया था ये बताना है, तो ये 1885 में आया था। इन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस कर दिया था परमानेंट सेटलमेंट को, विच इन टर्न प्रोवाइडेड मेनी राइट्स टू लैंडलॉर्ड। और इसके चलते परमानेंट सेटलमेंट के चलते बहुत सारे जो राइट्स थे वो लैंडलॉर्ड को मिल गए थे। बाय द 19th century द डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज्ड एंड लैंडलॉर्ड इंक्रीज द रेंट ऑफ द लैंड। ठीक है, तो जो डिमांड थी लैंड की, अब यहाँ पर 19th सेंचुरी तक आता है तो हुआ क्या, डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज्ड। अब लैंड की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी, हेंस लैंडलॉर्ड इंक्रीज द रेंट ऑफ द लैंड। तो लैंडलॉर्ड ने क्या करा, जो लैंड का रेंट है उसको बढ़ा दिया, which resulted in the revolt by the peasant। अब इससे क्या हुआ, अभी पैसे बढ़ा रहे हो, देने किसको, पीजेंट को देने। During this time the government of Bengal introduced the Bengal Bihar Tenancy Act which described the rights of landlord and tenants। तो इसीलिए ये एक्ट को लाया गया जिसमें लैंडलॉर्ड्स को उनके राइट्स के बारे में डिस्क्राइब करा कि आपकी क्या है ये राइट्स है। ये नहीं है कि आपने रेंट बढ़ा दिया, कुछ कर दिया, अपनी मनमर्जी से कुछ कर रहे हो, क्योंकि इससे क्या होता है, पीजेंट रिवोल्ट में आ रहे थे। पीजेंट रिवोल्ट में आएंगे तो सबसे पहले नुकसान किसको होगा, ब्रिटिशर्स को होगा, इसलिए इस एक्ट को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, सर थॉमस मुनरो किस लैंड रेवेन्यू से जुड़े हुए थे, तो वो जुड़े हुए थे रियोतवाड़ी सिस्टम से। इसमें होता क्या था, ये सेकंड सिस्टम था लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का परमानेंट सेटलमेंट के बाद। इसमें थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इसको शुरू किया था और पहली बार ये बारामल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखना, बारामल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। उसके बाद जो ये सिस्टम है इसे इंट्रोड्यूस किया गया मद्रास में, ईस्टर्न बंगाल, असम, कुर्ग और दूसरे जो बॉम्बे के एरिया थे वहां पर। जो ऑनरशिप राइट था इसमें वो था केवल वो किसको दे दिया, वो पीजेंट को दे दिया। परमानेंट में किसके पास था, जमींदार के पास था, लेकिन इसमें जो टैक्स लिया जाएगा डायरेक्टली वो पीजेंट से ही लिया जाएगा। बीच में जो मिडिल मैन है जमींदार है उसका रोल ही खत्म कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट से 51%। ठीक है, सॉरी, हाँ एक बार फिर से, ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट से। और इसमें जो ये सिस्टम था रियोतवाड़ी सिस्टम, इसमें ब्रिटिश एरिया का 51% इन्वॉल्व था, 51% एरिया इन्वॉल्व था। मतलब ब्रिटिश का, इंडिया का जितना भी भारत की जमीन पे कब्जा था उसमें जो 51% जो लैंड थी उस पर ये ही सिस्टम चल रहा था रियोतवाड़ी। द हाई रेट ऑफ टैक्सेस एंड स्ट्रिक्टनेस ड्यूरिंग कलेक्शन बिकेम अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ स्ट्रगल बिटवीन मनी लैंडर एंड पीजेंट्स। Who was associated with the रियोतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। तो यहाँ पर इससे जुड़े हुए हैं मुनरो, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, हु स्टार्टेड रियोतवाड़ी सिस्टम, किसने स्टार्ट किया था रियोतवाड़ी सिस्टम, तो थॉमस मुनरो ने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 22, द रियोतवाड़ी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो रियोतवाड़ी है उसे किसने शुरू किया था, और ये मतलब कहाँ पर शुरू किया गया था, तो मद्रास और बॉम्बे, ऑप्शन नंबर डी, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन नंबर 23, द इंग्लिश इंट्रोड्यूस द रियोतवाड़ी सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कहाँ पर, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू किया था रियोतवाड़ी सिस्टम। इट वाज प्रेवलेंट इन मोस्ट ऑफ द साउदर्न इंडिया इन द स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। द सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाय अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो, दोनों के नाम याद रखना। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो व्हेन ही वाज द गवर्नर ऑफ
मद्रास, उस टाइम पे ये मद्रास का गवर्नर हुआ करता था। इन ब्रिटिश इंडिया, सॉरी इन ब्रिटिश सिस्टम, रियोतवाड़ी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज प्रिवेलेंट इन, तो ये कहाँ पर प्रिवेलेंट था? ये आपका वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया, कहाँ पर? वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में रियोतवाड़ी। विद रेफरेंस टू रियोतवाड़ी सेटलमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पूछा गया कि इनमें से आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है विद रेफरेंस टू रियोतवाड़ी सेटलमेंट। द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर मिडिलमैन नहीं होता था, पीजेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पेड करते थे। गवर्नमेंट के पट्टा टू द रियॉर्ड, तो ये भी सही है, जो गवर्नमेंट है वो पट्टा देती थी रियॉर्ड्स को। एंड द लैंड वाज सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड, और सभी लैंड का सर्वे किया जाता था इससे पहले कि उस पर टैक्स लगाए, उसी के हिसाब से उसको सर्वे करके कि वहां से उसकी सॉइल फर्टिलिटी कैसी है, कितने वहां से क्रॉप्स वहां से उगाई जा सकती हैं, तो वो सारी चीजों को देख के फिर टैक्स लगाया जाता था। तो यहाँ पर आपकी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस्ड रियोतवाड़ी सिस्टम इन 1820, जो मेजर एरिया इसमें कवर होता है वो मद्रास, बॉम्बे और असम का कुछ पार्ट। इन रियोतवाड़ी सेटलमेंट में क्या होता है, जो ओनरशिप राइट है वो किसके पास था? वो पीजेंट के पास था। ब्रिटिश गवर्नमेंट वो टैक्स कलेक्ट करती थी डायरेक्टली पीजेंट से। रियोतवाड़ी सेटलमेंट के अंदर जो रिवेन्यू रेट थे वो क्या था? 50% फ्रॉम द लैंड्स फॉर ड्राई, मतलब जहाँ सूखी जमीन है अगर वहां पर खेती हो रही है, ड्राई लैंड पर खेती हो रही है, तो उसका जो भी वहां से प्रोड्यूस होगा, मतलब वहां से जो भी बन रहा है, इनकम जो भी बन रही है, उसका 50% इसके पास जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाएगा, मतलब ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। और अगर कोई अच्छी लैंड है, इरिगेटेड लैंड है, तो वहां से जो प्रोड्यूस है उसका 60% जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। औरंग का मतलब बताना है आपको, बेनियन का, और ये मिरासिदर, ठीक है, तो ये सारे बताने हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही स्टेटमेंट है, पहला है औरंग इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, तो जो ये औरंग है ये इंचार्ज नहीं था, ये ट्रेजरी का कोई इंचार्ज नहीं था, बल्कि ये क्या था, एक पर्शियन टर्म थी जो यूज होती थी किसके लिए? वेयर हाउस के लिए, जहाँ पर चीजों को, गुड्स को कलेक्ट करके रखा जाता था, ठीक है, तो ये तो गलत है आपकी। सेकेंड है बेनियन, इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये जो बेनियन है ये एक इंडियन एजेंट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो ये सही है। मिरासीदार ये डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर होता था स्टेट के लिए, तो ये भी आपका सही है। ये औरंग सही नहीं है, औरंग का मतलब था वेयर हाउस। बेनियन वॉज द इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हु परफॉर्म कमर्शियल फंक्शन, इसका काम था कमर्शियल फंक्शन को करना। मिरासीदार्स क्या होते थे? पर विलेज एलाइट्स इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो विलेज एलाइट्स होते थे ना, मतलब जो गांव में सबसे अमीर है, इस तरह से उन्हें बोलते हैं मीरसदार। वर वेरी ऑफन टू हाई कास्ट, वर बिलोंगिंग टू हाई कास्ट, और ये ज्यादातर किससे बिलोंग करते थे? हाई कास्ट से बिलोंग करते थे। दे असर्टेड ओनरशिप ओवर एंटायर विलेज लैंड एंड अंडर द फार्मर वर्क्स, ये पूरे गांव की जमीन पे अपनी ओनरशिप रखते थे ये मीरसीदार, और ये अपने अंडर फार्मर्स से काम करवाते थे। इन रियोतवाड़ी सिस्टम दे वर मेड डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, तो इसलिए रियोतवाड़ी सिस्टम में इनको डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर बनाते थे स्टेट का। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी इन असम एस्टैब्लिश, पहली टी कंपनी असम में कब लगी थी? तो ये लगी थी 1839, कब थी? 1839 फर्स्ट टी कंपनी इन असम जो एस्टैब्लिश की गई थी। The Assam Company was formed in England in 1839 with a capital of rupees 5 lakh. The Assam Company with its headquarter in Nazira in Assam. तो यहाँ पर जो उसका हेडक्वार्टर था असम कंपनी का वो कहाँ पर था? नजीरा में। ये ओल्डेस्ट टी कंपनी है असम की जो अभी तक भी काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 28, which one of the following statement correctly define the term drain theory as propounded by दादा भाई नरोजी? तो बताना है कि जो ड्रेन थ्योरी है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ड्रेन थ्योरी को पूरी तरह से डिफाइन करती है, और ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? तो ये दादा भाई नरोजी ने दी थी। That the resources of the country being utilized in the interest of Britain. दूसरा है यहाँ पर that a part of the Indian national wealth or the total annual product was being exported to Britain for which India got no material return. तो ज्यादा सही जो स्टेटमेंट है वो आपकी ये बी वाली लग रही है, क्योंकि बहुत सारा जो इंडिया की वेल्थ थी, जो उसकी टोटल एनुअल प्रोडक्ट था, वो ब्रिटेन में क्या कर दिया जाता था? एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, और इसके बदले भारत में कोई भी मटेरियल रिटर्न हमें वापस में नहीं मिल रहा था। तो ये बी स्टेटमेंट है। बाकी ये पढ़ लेते हैं। That the British industrialists were being given an opportunity to invest in India under the protection of, बिल्कुल सही नहीं है। British good was being imported, British good कहाँ इम्पोर्ट किए जा रहे थे? उन पर इतना ज्यादा हाई टैरिफ लगा दिया था कि वो उसे ही पूरा नहीं कर पाते थे, तो स्टेटमेंट बी है आपकी सही होगी। ओके, दादा भाई नरोजी नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। फोकस्ड ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ
from India to England through colonial rule. One of the reasons that the drain theory is attributed to Nauroji was his decision to estimate the national net profit of India. इसी के चलते इन्होंने इसका भी एस्टिमेशन लगाया था, नेशनल नेट प्रॉफिट ऑफ इंडिया का। दादा भाई नौरोजी ने कुछ और फैक्टर बताए थे एक्सटर्नल ड्रेन की। एक्सटर्नल रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ऑल द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आर बी एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटेन वर पेड बाय इंडिया। ये देखो जो भी भारत से बाहर जो उनका एक्सटर्नल रूल चल रहा है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वहां पर भी भारत के पैसे को खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्मी के खर्चे हैं, वो सब भी ब्रिटेन वाले इंडिया के यहाँ मतलब इंडियन वाले से ही ले रहे हैं। थर्ड है अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल वेल्थ वाज ट्रांसफर्ड टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया गॉट नो रिटर्न। और ये तीसरा ये जो हमने पढ़ा है, जो उन्होंने बताया। क्वेश्चन नंबर 29, Who is the exponent of the theory of economic drain of India during British rule? तो ये किसने दिया था? अभी पढ़ा है हमने, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, with reference to de-industrialization, which of the following statement is are correct? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये मैं बताना है। with reference to de-industrialization, तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है this process started in 1813, abolition of monopoly trade rights of East India Company aggravated the प्रोसेस। तो यहाँ पे ये आपकी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 3। स्टार्ट हो गया था 1813 से, क्योंकि एबॉलिशन हो गया था किसका, मोनोपोली का, जो ट्रेड राइट्स मिले हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो धीरे धीरे यहीं से खत्म होते जा रहे थे। इन इंडिया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन 1813। द कंपनी, तो यहाँ पर हुआ क्या था, क्योंकि 1813 से ही जो कंपनी की जो कमर्शियल मोनोपोली उसको मिली हुई थी, वो धीरे धीरे एंड होती जा रही थी, सिर्फ टी पर रह गई थी। 1813 के बाद सिर्फ टी के लिए रह गई थी, और ओपियम ट्रेड के लिए जो वो चाइना से करता था। विद द इन्फोर्समेंट ऑफ सेंट हेलिना एक्ट, अब सेंट हेलिना एक्ट हमारा कौन सा था, जो चार्टर एक्ट 1833 आया था, इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ ही खत्म कर दिया था। ऑल्सो नॉन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833, द प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज एग्रीवेटेड एंड as it ended the activity of British East India Company as a trade body, it became a purely administrative body। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वो एक ट्रेड बॉडी ना रह के वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी, जिसको अब कौन कंट्रोल करेगा, अब धीरे धीरे उसके जो राइट्स है वो खत्म होते जा रहे हैं, ब्रिटेन उसको कंट्रोल करेगा, मतलब वहाँ की जो सरकार है। कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली टू ऑन ट्रेड विद चाइना एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फार ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following propounded a drain theory? वही फिर से दादा भाई नौरोजी। who of the following were economic critic and critics of the colonialism in India? तो यहाँ पर ये तीनों ही थे, जो यहाँ पर जो कॉलोनिज्म, जो जब भारत में कॉलोनिज्म था, तो उसकी जो इकोनॉमिक मतलब जो उसकी उस टाइम पे इकोनॉमी थी उस टाइम पे, तो उसको ये तीनों ही क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। तो ये दादा भाई नौरोजी और जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर सिद्धार्थ, तीनों ही है। ऑप्शन नंबर डी। During 1870 to 1905, many Indian intellectuals, the economic aspect of the British rule in India, namely Dadabhai Naoroji, Govind Ranade, ICS officer Ramesh Chandra Datta, they wrote the economic history of India. Many other intellectuals also analyzed the economy of India, जिसमें और भी है जीवी जोशी, जे सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सारे ही ऐसे हैं जो ब्रिटिश इकोनॉमी को क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। Prithvi Chandra Ray, they finally reached the conclusion that the colonialism was the main hurdle toward the economic growth of India। इन सभी का मानना था कि कोई भारत में आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है या खराब हो रही है, तो किस वजह से, वो कॉलोनिज्म की वजह से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, who among the following leader did not believe in the drain theory of दादा भाई नौरोजी? अब कोई ना कोई तो एक ऐसा आएगा जो इसके खिलाफ ही रहेगा। तो ये थे सर सैयद अहमद खान। तो ये ऐसे थे जो दादा भाई की इस थ्योरी को गलत मानते थे, इसको अपोज करते थे कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा लॉयल थे। इनको लगता था कि अगर मुस्लिम का डेवलपमेंट हो सकता है तो वो तभी हो सकता है अगर कॉलोनियल रूल है, तो इसीलिए दादा भाई नौरोजी की थ्योरी में बिलीव नहीं करते थे। Who authored the book Poverty and the Un-British Rule in India? तो ये बुक के ऑथर कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी विद W.C. बैनर्जी ने, दोनों ने मिलके इंडियन सोसाइटी को स्टार्ट किया था 1865 में। उसका मेन पर्पस ये था कि इंडियन प्लाइट्स को एक्सपोज कर सके। ये पहले इंडियन थे जिन्हें इलेक्ट किया गया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में, किस पर, लिबरल पार्टी के साइड से। ही डायरेक्टली हाईलाइटेड इंडियन इकोनॉमिक प्रेडिकामेंट एंड प्रोपाउंडेड ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी फर्स्टली इन हिज शॉर्ट बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो इनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है वो पहली बार इसी बुक में पढ़ने के लिए मिली थी, जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ध्यान रखना ये सब। Who wrote a book describing the theory of economic drain of India during British rule? कौन लिख रहा है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, the most effective contribution made by दादा भाई नौरोजी to the cause of Indian national movement
दैट ही। तो पूछा गया कि इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडिया के नेशनल मूवमेंट में। एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी है इंटरप्रेटेड एशियन इंडियन टेक्स्ट, तो ऐसा तो कुछ इंटरप्रेट नहीं किया था इन्होंने। थर्ड है स्ट्रेस द नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ ऑल द सिविल एविल्स, इस पर भी इन्होंने कोई बात नहीं करी थी। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी सही है। और उसके बाद है यहाँ पर पूछा करेक्ट कौन सी है, तो यहाँ पर आपकी जो पहली स्टेटमेंट है बस वही सही है। दादाभाई नौरोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन नेशनलिस्ट who after deep research and analysis proved that British was exploiting Indian economically and every year a definite amount of money had been transferred to England, के मतलब वो भारत को खोखला करते जा रहे एक बहुत बड़ी अमाउंट हर बार इंडिया से वो कहाँ पहुंचा देते हैं, इंग्लैंड पहुंचा देते हैं। इसी को इन्होंने ड्रेन थ्योरी का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो बता रहा है कि इसकी जो स्टेटमेंट और इसका सही आंसर में बताना है कि कौन सा, कि ये जो रीजन है ये सही है या नहीं है। जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। रीजन है इसका द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट। तो पहला सेशन है ये आपका जो है दिया हुआ है यहाँ पर कि जनरली इंडिया हैड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। हाँ, तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड तो था ही, अब ट्रेड तो चल ही रहा था। रीजन है इसका द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर इसका जो रीजन है वो भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कांस्टेंट फ्लो हो रहा था वेल्थ का इंडिया से इंग्लैंड, इंडिया को इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा था, कोई ना कोई एडिक्वेट इकोनॉमिक कमर्शियल मटेरियल रिटर्न हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय नेशनल लीडर्स एंड इकोनॉमिक्स एज द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। सब यही बोल रहे थे। बिफोर 1830 क्या था, कंपनी हैड अ रिकरिंग सरप्लस व्हिच एक्योर्ड फ्रॉम अ प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ट्रेड रिजल्टिंग फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर इंडियन मार्केट एंड एक्सकेशन made by company official. All this surplus was used by the company as an investment for making a purchase of export items in India and elsewhere. Against the export of goods made out of this investment, India did not get anything in return. This system was brought to an end by Charter Act of 1813। और ये सब जो चल रहा था कि भाई भारत में अब कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है ट्रेड वगैरह करने का, मतलब इंडिया को फायदा ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये जो कमर्शियल एक्टिविटी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरह से खत्म हो गई थी 1813 के चार्टर एक्ट में। 1813 के बाद इकोनॉमिक ड्रेन टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वेटेड एक्सपोर्ट बेयरिंग अ फ्यू exceptional year. A favorable balance of trade had been the normal feature of our foreign trade till the outbreak of the World War II। तो उसके बाद 1813 के बाद एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब देखा गया था जब तक वर्ल्ड वॉर सेकंड नहीं हुआ था। इट इज क्लियर दैट ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट explanation of A. Dadabhai Naoroji described drain of wealth as the evil of evils and the leading cause of Indian poverty। तो उन्होंने ये ड्रेन थ्योरी को ही भारत की गरीबी का रीजन बताया था। Who considered that British economic policies disgusting in India? तो ये किसने कहा था, ये कहा था कार्ल मैक्स ने कहा था कि जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी है भारत में वो बहुत ही डिस्गस्टिंग है। तो ये कार्ल मैक्स ने कहा था। कार्ल मैक्स ने एक्सप्रेस किया था कि जो ब्रिटिश इकोनॉमी है पॉलिसीज है इंडिया में वो बहुत ही बेकार है। इंग्लिश इंटरफेरेंस हैविंग प्लेस द स्पिनर एंड लेंसकेयर एंड द वीवर इन बंगाल, द स्वीपिंग अवे बोथ हिंदू स्पिनर एंड वीवर, डिसॉल्व दीज स्मॉल सेमी बारबेरियन सेमी सिविलाइज्ड कम्युनिटीज। क्योंकि देखो वो सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे थे, अब इन लोगों को तो वो पूछ ही नहीं रहा था ना, जो छोटे छोटे जो लोग थे जो अपने हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह करते थे वो सब तो खराब हो गया था। तो इसलिए इंडिया की जो इकोनॉमी थी उस टाइम में बहुत खराब हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू स्पेंट ऑन मिलिट्री फोर्स इन ब्रिटिश इंडिया? तो वो था 40%। टोटल परसेंटेज जो भी सेंट्रल रेवेन्यू आता था उसमें से 40% मिलिट्री फोर्स पर खर्च किया जाता था ब्रिटिश इंडिया में। तो यहाँ पर 40%। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट से जो भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, उससे जुड़े हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखिएगा कि किसमें क्या कहा गया है और नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ ये पूरा जो लेक्चर है वो खत्म होता है। आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।